ज्यादा ज्ञानी थे उन्होंने हमारे लिए अधिकार जो बनाए वो सब मौलिक अधिकार में डाल दिए। कई प्रकार के अधिकार होते हैं जो जन्म सिद्ध नहीं होते। आप जैसे पैदा होते तो आपको वो अधिकार नहीं मिलते। सिर्फ एक वर्ग को, जैसे रिजर्वेशन हर एक वर्ग को नहीं मिल सकता, कुछ वर्ग को मिल सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार में से हर एक अधिकार आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप जैसे ही पैदा होते हैं मरने तक ये अधिकार आपके साथ रहेंगे, और कोई भी अगर आपके अधिकार को हानि पहुंचाता है तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आपने मेरे अधिकारों को हानि क्यों पहुंचाई। एक बहुत अच्छा कोटेशन है नेल्सन मंडेला का, एजुकेशन इज द वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरा संसार बदल सकते हैं। ऐसी ताकत है शिक्षा में। और इस पूरी पंक्ति में, इस पूरी लाइन में नेल्सन मंडेला जी ने शिक्षा का ही महत्व बताया है। और यहाँ पे बाबा साहब जी ने ऐसी शिक्षा ग्रहण की। अमेरिका, आप सभी लोग जानते होंगे अमेरिका को, एप्पल के जितने भी ब्रांड आते हैं, जितने भी अच्छे मोबाइल होते हैं, सब अमेरिका में। मार्स में सबसे पहला रोवर भेजने के लिए वो भी अमेरिका ने भेजा था। अच्छे हब्स है वहाँ पे, अच्छी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे। सारे लोग ऑलमोस्ट अमीर है, सब लोग अपने खर्चे पे जीते हैं। वहाँ के संविधान में भी 4400 शब्द हैं, और वहाँ पर कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड या कोई भी ऐसे ज्यादा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं दिए गए। लेकिन हमारा भारत का संविधान ऐसा है जिसे बाबा साहब जी ने तो वर्ल्ड्स मोस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उसके अंदर 1,45,000 वर्ड्स थे, जिसके अंदर एनवायरमेंट के बारे में भी बात की गई है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके अंदर बोला गया है कि हम सभी को पेड़ों की भी रक्षा करनी चाहिए, सभी चीज आसपास नेचर की, जानवरों की भी रक्षा करना चाहिए। इससे पता लगता है कि बाबा साहब ने बुद्धिस्ट और मार्क्सिस्ट थॉट्स को लेकर ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। और उन्होंने यहाँ तक कि प्रियम्बल में भी डाला ये विचार, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब बुद्धा जी के भी सिद्धांत हैं। उन्होंने भी बोला था सबको समान होना चाहिए, सब जो करना चाहे, उनको कोई IIT करना है, किसी को भी क्लैट करना है, किसी को JEE नीट निकालना है, वो कर सकता है अपनी मर्जी से, उसको कोई रोक नहीं लगाएगा। और पढ़ना बहुत जरूरी है, हम सभी को पढ़ना बहुत जरूरी, लेकिन काफी लोग एफोर्ड नहीं कर पाते इतना सारा पैसा। इसलिए आर्टिकल अनुच्छेद 21A में आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के हमारे राइट्स दे दिए। मतलब 6 से 12 साल के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है, और इसी के कारण गवर्नमेंट स्कूल में इनके लिए पैसे नहीं लगते हैं, या फिर लगते भी हैं तो ना के बराबर, बहुत नेग्लिजिबल। मतलब ऐसा नजरअंदाज कर सकते हैं आप पैसे को, इतना कम फीस ले रहे हैं। और ये सब बाबा साहब जी के बदौलत ही हो पाया है। और आज जितने भी आप नेताओं को देख लीजिए, जितनी भी पार्टीज को देख लीजिए, ये सब दलितों से, ट्राइबल पीपल से, इन सभी से बाबा साहब जी की मदद से ही वोट ले पाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, इतना सारा काम करने के बाद भी इनको कोई नहीं जानता था कि इन्होंने क्या किया। कोई जानता ही नहीं था बाबा साहब जी को उस टाइम पे। तब आए मान्यवर घनश्याम साहब, जिन्होंने कारवां आगे बढ़ाया। वो बाबा साहब जी की कहानियां बताते रह गए, गांव-गांव में कहानियां बताए। लेकिन आज अफसोस की बात है कि लोग घनश्याम जी को ही भूलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको भूलना मतलब बाबा साहब जी की जिन्होंने कहानियां बताई, जिन्होंने हमको पाठ पढ़ाया, बाबा साहब जी बुद्धिज्म के पाठ पढ़ाए, हमें इसके बारे में सिखाया कि हमें अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे बिखरे रहने से हम लोग एक साथ कैसे बात कर सकते हैं। उन्होंने हम सभी को बहुजन समाज में डाला, उनको भूलते जा रहे हैं मान्यवर घनश्याम जी को। और बाबा साहब जी की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। हुआ क्या कि वो देर रात तक पढ़ते रहते थे, पढ़ाई में इतना मग्न हो जाते थे कि पढ़ते रहते थे। और इसलिए रमाबाई जब उनके लिए खाना लेके आती थी तो फिर वो उनको डांट के बोलते थे कि रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। उसके बाद दूसरी बार भी जब वो आते थे, खाना ठंडा हो चुका होता था बहुत समय बाद, उस टाइम वो कमरे से ही देख के निकल जाती थी, क्योंकि हाँ अगर वो देख ली कि वो पढ़ रहे हैं तो फिर
वो चली जाती थी, क्योंकि वो दोबारा डांटेंगे, गुस्सा होंगे, उनकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फिर तीसरी बार भी आती, कमरे में देख के चली जाती, उसके बाद वो सो जाती। और बाबा साहब जी जैसे पढ़ाई होती खत्म, तब वो वहां आके खाना दोबारा से गर्म करते अपने लिए, तब खाते। ऐसे पढ़ाई में मग्न थे। एक निमगढ़े नाम के व्यक्ति थे, उनके कलीग थे, वहां पे वो उनका ऐसा दृश्य देखे थे, जब वो पढ़ रहे थे और अध्ययन में थे, तब वो उनके कमरे में गए। ऐसा दृश्य देख के वो धन्य हो गए। उन्होंने उनके डायरेक्ट जाके पाँव छू लिए। तभी उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम था टॉबी, और तभी बाबा साहब जी ने बोला, टॉबी ऐसा मत करो। उन्होंने एक इंसान के स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ बैठे, डॉग का स्पर्श समझ बैठे, ऐसे पढ़ाई में मग्न थे। बाद में नीचे देखे तो क्षण के मारे चुप रह गए, क्योंकि ऐसे पढ़ाई में मग्न थे, क्या कहें। और ऐसे ही हुआ था मान्यवर कांशीराम जी के साथ भी। वो संविधान पढ़ने में मग्न रहते थे। वो जानना चाहते थे कि कैसे मैं इस चाबी का इस्तेमाल करके हर जगह मैं जीत जाऊं, हर जगह मैं इन सभी लोगों के पोल खोल दूं, कैसे मैं जीत सकूं। इसके लिए वो दिन रात इसी को पढ़ते रहते। तभी उनकी माँ ने उन्हें काफी सारे खत इस दौरान भेजे थे। तभी जब वो आई, उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रुके, वो यहाँ उनके साथ रहे, क्योंकि उनको अपना काम करना था, उनको कारवां चलाना था। 2 हाथ 2 पैर और 2 पहियों पे उन्होंने बहुजन समाज को चलाया। ऐसे में वो नहीं चाहते थे उन पे कोई बोझ रहे। माँ उनकी शादी की भी बात लेके आई थी, लेकिन उन्होंने सबको नजरअंदाज कर दिया और पढ़ते रहते। जब रात हो जाती तो माँ उनको बार बार बोलती, बंद करो ये लाइटें, बंद करो। और फिर जब वो ज्यादा गुस्सा हो जाती उनकी माँ कि ये बंद ही नहीं कर रहा किताब, तो फिर बंद कर देती थी खुद लाइटें। अंधेरे में पढ़ता रहे, अंधेरे में तो सो ही जाएगा। पंखा तक बंद कर देती थी कि गर्मी में भी सो जाएगा। और फिर वहां पे तब भी वो दोबारा से लाइटिंग जला के पढ़ने लगते थे। माँ एक दिन पूछी नहीं कि भला ऐसे किताब में उस किताब में ऐसा क्या है जो कि तुम माँ को भूलते जा रहे हो, क्या उसमें मुझसे भी अच्छी कोई बात मिल गई है तुमको। उन्हें बोला, नहीं माँ, इसमें ये संविधान है, ये चाबी है, आज से यही सब मेरा घर है, मैं इसी को पढ़ के कारवां चलाऊंगा, मैं इसी को पढ़ के आगे बढ़ाऊंगा अपने समाज को। इसलिए माँ मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मैं इसी को पढ़ के पूरा काम करूंगा, क्योंकि यही एक चाबी है जिससे हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं बहुजन समाज के बारे में, आप मुझसे अच्छा बेहतर जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे काम करते। और दोनों में सिमिलैरिटीज है, दोनों पढ़ने के शौकीन रहे। उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी। मान्यवर कांशीराम जी ने भी एक बहुत अच्छी किताब लिखी, चमचा युग नाम से। इंग्लिश में उसका टाइटल है चमचा एज, जहाँ पे उन्होंने सबकी पोल खोली कि कैसे हम उनकी उंगलियों पे नाच रहे हैं। कोई भी अनटचेबल अगर सरकारी कर्मचारी बन जाता है एग्जाम देके कैसे भी करके, तो फिर वो उनके उंगलियों में ही नाचेगा, क्योंकि कल को अगर हमारे आपस में ही टकराव हुआ तो हम अपने लोगों को मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सरकार के ऊपर बने हुए हैं। वो चाहे तो हमको उनसे भिड़ा सकते हैं, उनको काटने को कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पेट चलता है उस नौकरी से, उसको कैसे काटने। कोई पेट काट के कारवां आगे नहीं बढ़ाना चाहता कांशीराम जी की तरह। सब लोग कांशीराम जी की तरह त्यागी नहीं होते, तो मतलब वो कैसे करेक्शन काटते पेट जिससे रोजी चलती है उनके, जिससे पेट भरता है उनका, वो नहीं काट सकते। यही चमचा युग कैसे गुलाम बना दिए हम लोगों को, यही उन्होंने बताया। और मैं यही सबको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग चमचे होते जा रहे हैं। सरकार के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनके ऐसे चमचे बन रहे हैं हम लोग। इसी के ऊपर प्रति जागरूक होना है हमें, ना केवल बाबा साहब, हमें मान्यवर कांशीराम साहब और बुद्धा जी के बारे में पढ़ना है, और ना केवल इनके बारे में, जितने भी महान हुए हैं सबके कलेक्टिव, सबके एक साथ एफर्ट से ही हम आज जो है हम उन्हीं के कारण खड़े हैं। तो बस मैं यही कहना था। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय हिंद।